حي على الفلاح। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के उन्वान पर आपके सामने छठा प्रोग्राम लाने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद का ज़ैली उन्वान दिल्ली सल्तनत, इसका हम तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रोग्राम हुआ था दिल्ली सल्तनत के उन्वान से गुलाम ख़ानदान के बारे में हम जाने, उसके बाद जो है खिलजी ख़ानदान के बारे में जाने। आज इंशाअल्लाह हम लोग तीसरा ख़ानदान, 5 ख़ानदानों में से तुगलक ख़ानदान के बारे में जानेंगे। ये 5 ख़ानदान मिल करके जो तकरीबन 320 साल बनते हैं, 1206 से लेकर के 1526 तक, बाबर के आने तक 320 सालों में 5 ख़ानदानों ने मिल करके मिनजुमला हुकूमत की, तो इसे एक नाम दिया जाता है दिल्ली सल्तनत। तो इसमें जो सबसे पहला ख़ानदान है वो गुलाम ख़ानदान। ये समझिए कि 1206 से लेकर के 1290 तक 84 साल हुकूमत है और इसमें 10 हुक्मरान हैं। पहला हाकिम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बानी भी है, उसके बाद उसका बेटा आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद जो है रुकनुद्दीन, उसके बाद रज़िया सुल्ताना, उसके बाद जो है बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद, उसके बाद ग़ियासुद्दीन बलबन और उसके बाद कैकुबाद। तो ये जो है 10 हुक्मरान मिलकर के 84 साल हुकूमत किए। तो इसको गुलाम ख़ानदान कहते हैं, क्योंकि इसमें बेशतर जो है वो गुलाम थे या फिर गुलाम के बेटे थे या बेटी थी। तो इस लिहाज से यह गुलाम ख़ानदान की हुकूमत है। कैकुबाद को जो है फिर ख़त्म करके एक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी नाम का आदमी था, जो सूबे पंजाब का जो है गवर्नर था। तो उसने उसको हटा करके जो है अपने हाथ में हुकूमत की जिम्मेदारी ले लिया। तो वहाँ से खिलजी ख़ानदान की जो है हुकूमत, जो कल हम लोग उसके बारे में तफसील से देखे थे कि जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर एक जो है गैर मारूफ बादशाह है, और उसके बाद उसका जो लास्ट बादशाह था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये इसमें खिलजी ख़ानदान में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत पाए का था, और वो समझिए कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया था। और समझिए कि केरला से लेकर के कश्मीर तक, सिर्फ कश्मीर के अलावा पूरा हिंदुस्तान उसके कंट्रोल में था। लेकिन फिर जो है उसके जानशी जो आए, ख़ास तौर से मुबारक शाह, वो उसमें सलाहियत नहीं थी। तो इसका जो सिपह सालार था, जिसको ये लोग इम्प्रेस होकर के लक़ब दिए हुए थे खुसरू खां का, और वो भी खुसरू खां नाम अपना क्या रखा था, नासिरुद्दीन खुसरू खां। तो ये अंदर से काफिर था लेकिन ऊपर से मुसलमान बना हुआ था, नाम इतना प्यारा रखे हुआ था। जब मुसलमान लोग आते थे तो थोड़ा सा जो है मुसलमानों जैसा गेस्चर वगैरह बना लेता था, लेकिन तन्हाई में अपने साथियों के साथ इस्लाम की धज्जी उड़ाता रहता था। तो उसको जो है जब देखा कि ये इस्लाम के जो है बिल्कुल जवाल की तरफ ले जा रहा है, तो फिर जो है मुल्तान और देबाल का जो है एक सूबेदार था, गवर्नर था, उसका असल नाम फखरुद्दीन था, लेकिन वो गाजी मलिक के लखा टाइटल से जो है इंजॉय कर रहा था। उसने देखा कि ये जो है नासिरुद्दीन खुसरू खां जो है ये तो बिल्कुल जो है सल्तनती को तहवाला कर देगा, लिहाजा उसने जो है उस पर अटैक किया। क्योंकि नासिरुद्दीन खुसरू खां जो था उसने खिलजी ख़ानदान के आखिरी बादशाह मुबारक शाह को कत्ल कर दिया था। तो इस लिहाज से फ़खरुद्दीन गाजी मलिक ने जो है, जो मुल्तान और देबालपुर का जो है गवर्नर था, उसने नासिरुद्दीन पर चढ़ाई। तो जब फौज लेकर गया तो इसने जो है गाजी मलिक ने जो है जितने भी मुसलमान दूसरे सूबेदार वगैरह थे उस सबको लेटर लिखा कि तुम लोग देख रहे हो कि दिल्ली की क्या हालत है और इस पर एक गैर मुस्लिम काबिज हो गया है। ठीक है, ज़ाहिरन जो कहता कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसके एक्टिविटीज से लगता है कि वो हकीकत में काफिर है, तो लिहाजा सब लोग मिलजुल करके उसको हटाओ। लेकिन कौमी लिहाज से कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। जो भी उसको फौज मैसर हुई तो वो मुल्तान से दिल्ली की तरह रवाना हुआ। तो थानेसर के मुकाम पर जो है जंग हुई, ये भी फौज लेकर के निकला। नासिरुद्दीन ये खुद सिपह सालार था, और थानेसर के मुकाम पर लड़ाई हुई। तो यहाँ पर राज फाश हुआ कि इसकी फौज जो है तकरीबन 150 साल के बाद जो है वो नारायण नारायण के जो है वो नारा लगाते हुए आगे बढ़ी। क्योंकि मुसलमान फौज रहती हो तो नारे तकबीर अल्लाह होकर बुलंद करती थी, और गैर मुस्लिम फौज जो रहती थी वो नारायण नारायण का नारा लगाती थी। तो इधर से नारायण नारायण का नारा लग रहा था और उधर से अल्लाह अकबर का। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो गया कि ये लोग कौन है। तो यहाँ पर लेकिन इसको जो है खुसरू खां को शिकस्त हुई, लेकिन इसकी फौज को शिकस्त हुई। ये तो दिल्ली में बैठा हुआ था। तो अब ये थानेसर क्रॉस करके फिर जो है ये फखरुद्दीन गाजी मलिक जो है वो दिल्ली का भी घेराव किया। तो दिल्ली से बाहर भी एक लड़ाई हुई और उसमें जो खुसरू खां को मार दिया गया और उसको शिकस्त हुई।
तो इस लिहाज से फिर अब जो है वो गाजी मलिक जो है उसने कहा कि मेरा जॉब हो गया कि कंप्लीट, कि दिल्ली को मैं जो है बातिल कुव्वतों से आज़ाद करा दिया हूँ, अब खिलजी खानदान का जो है तो वो आए और हुकूमत संभाले। लेकिन इसको इत्तला मिली कि जब खुसरो खान ने जो है इख्तिदार संभाला था तो सिर्फ मुबारक शाह को ही नहीं कत्ल किया था, बल्कि खिलजी खानदान के एक एक बच्चे को कत्ल कर दिया है, कोई बचा ही नहीं है। तब तो इसके और भी हाथ पांव फूल गए कि इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया था इन लोग। तो फिर वो मीटिंग बैठाया, उलमाए किराम को बैठाया कि अब क्या किया जाए। तो उलमाए किराम ने कहा कि आप ही कैपेबल हैं और आप ही जो है संभालिए दिल्ली को, वरना तो कोई दिखता नहीं है। तो वो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में तैयार हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल जो है एक आम फैमिली का बंदा था। ये जो समझिए कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो थे पाकपटन, जो पाकिस्तान में अभी, वहाँ के रहने वाले थे और एक आम फैमिली में ये पैदा हुए थे। और समझिए कि पहले तो समझिए कि घोड़े वगैरह की खिदमत ये सब करते करते फौज में आते आते यहाँ तक, लेकिन बाद में इनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो नाम किस लिए हो गया था कि जब ये मुल्तान और देवालपुर के गवर्नर थे तो ये बहुत क्रिटिकल जो है ये गवर्नरी थी, ये इतना आसान गवर्नरी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे हार्ड जो था गवर्नरी वो मुल्तान देवालपुर का था। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती थी मंगोलों का हमलों को रोकना, क्योंकि मंगोल इंडिया में एक ही तरफ से आ सकता है, कोई भी बाहर का जो आएगा इंडिया में वो एक ही तरफ से आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर तो पूरा हिमालय है, तो हिमालय तो कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, बिल्कुल जो है वो चाइना से लेकर के इधर तक जो तिब्बत पूरा हिमालय है, तो ऊपर से तो आने का कोई सवाल ही नहीं। वरना तो मंगोल तो ऊपर है, चाइना के ऊपर आ जाए, लेकिन हिमालय कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो उधर से कोई आ ही नहीं सकता। बकिया तीन तरफ से पानी है, इधर से भी पानी है, उधर से भी पानी है, तो इधर नहीं आ सकता। एक ही रास्ता है अफगानिस्तान के रास्ते हुए दर्रे खैबर को क्रॉस करके आ सकता। अब यहाँ पर जब मुल्तान में जो है लोग बैठा देते थे, बलबन वगैरह ही ने जो है मुल्तान वगैरह में जो है वो किला वगैरह जो है बना लिए थे, लिहाजा ये तो आप जानते हैं कि बलबन का बेड़ ये जो है अभी जो हम लोग पढ़े थे, बलबन का बेटा ही जो है वो इंतकाल कर गया था डिफेंड करते करते, तो ये बड़ा क्रिटिकल होता था। तो इसने जो है 29 लड़ाइयों में जो है मंगोलों को शिकस्त दिया था, 29 मरतबा उसने अटैक किया था, तो जिसकी वजह से इसको टाइटल मिला था गाजी मलिक का। तो गाजी मलिक ये है कि इससे तो कोई नहीं जीत पाएगा, मंगोल नहीं जीत पाते थे। तो अब जब उलमाए किराम का फैसला हुआ कि आप ही इख्तिदार संभालिए, तब इन्होंने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। तो ये इनका जो है अपना इख्तियार किया हुआ नाम है। तो यहाँ से जो है तुगलक डायनेस्टी की जो है इब्तिदा होती है। ये कब से कब तक है तुगलक डायनेस्टी? समझिए कि 1320 से लेकर के 1414 तक रहेगी। तो अब यहाँ से गियासुद्दीन तुगलक का जो दौर शुरू होता है, तो इसमें क्या है कि दक्कन और जुनूब हिंद की गैर मुस्लिम रियासतों को बराह रास्त दिल्ली में जम कर लिया। जैसे ये हुकूमत पे आए तो इन्होंने क्या किया कि ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो था वो भी राजकुमारी तक केरला तक पूरा फतेह कर लिया था। लेकिन फतेह करने के बाद दो स्टाइल रहते हैं आमतौर से। एक ये रहता है कि उस एरिया के बादशाह को बाजगुजार बना लिया जाता है कि देखिए आपको मुझे जो है सुल्तान तस्लीम करना पड़ेगा, बादशाह तस्लीम करना पड़ेगा, आप अपने एरिया के सुल्तान रहेंगे लेकिन सालाना आप टैक्स दिया करेंगे। तो इसको कहते हैं बाजगुजार बनाना। एक रहता है कि डायरेक्ट जो है हमारा ही रूल यहाँ पर रहेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने दक्कन वगैरह में जो है बाजगुजार बनाए थे, लेकिन ये गियासुद्दीन आए तो कहा नहीं, अब इन लोगों को जो है दिल्ली में जम कर लेते हैं। तो ये जो है गियासुद्दीन तुगलक ने जो है क्या किया, दक्कन को भी और फिर जुनूब हिंद को भी। दक्कन जो है ये औरंगाबाद वगैरह जो पूरा है महाराष्ट्र वगैरह, और जुनूब हिंद जो है ये पूरा केरला था, ये पूरे को जो है दिल्ली सल्तनत में जम कर लिया। अब इसने जो है बहुत अच्छा काम किया, इसका जो है बहुत तारीफ गैर मुस्लिम भी करते, मुसलमान भी करते। इसने ये क्या किया कि टैक्स में नरमी कर दी। आपने जो है महसूल करने वालों कहा कि जो नरमी से लो और थोड़ा कम करो, कम से कम पे ले आए। अब किसानों की खुशहाली के लिए तो बहुत ज्यादा काम किया इसने। अब फिर जो है इतना ज्यादा ये खुशहाली कर दिया कि रहजन जो है वो पासबा बन गए, लोग चोरी डकैती छोड़ दिए, तलवारों को तोड़कर लोग जो आलात ज़राअत खरीद लिए। यानी इतना ज्यादा जो इरिगेशन वगैरह सिस्टम को अच्छा कर दिया कि इतना उपजाऊ ही होता था कि आदमी चोरी डकैती करने की क्या जरूरत है। जैसे आप देखते हैं कि इंडिया वगैरह में जो है पॉलिटिक्स में इतना पैसा आ गया कि आदमी को डकैती करने की, भाईगिरी करने की क्या जरूरत है, पॉलिटिक्स में आ जाओ तो आराम से कमाई हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है सब लोग जो है खेती करने लगे, इतना ज्यादा उपजाऊ होता था कि डकैती चोरी वगैरह करने की जरूरत ही नहीं होती थी। आज क्योंकि टैक्स देना ही नहीं रहता था, क्योंकि आमतौर से बादशाह जो है ना वो बहुत ज्यादा टैक्स मांग लिया करते, 50% ले लिया करते थे। तो आप कितना भी उपजाऊ करेंगे आपको मिलेगा क्या? लेकिन अगर जो है ये 10% पे ले आए, 5% पे ले आए, 2.5% पे ले आए, तो किसानों को बहुत ज्यादा जो बचत हो जाती थी। फिर ये जो है इनाम और इकराम देने में थोड़ा इत्तेदाल का मामला करता था, क्योंकि बादशाह का मामला मिजाज क्या होता है आमतौर से, जिससे खुश हो गया ना तो लाखों लुटा दिया। जो शायर एक शेर कह दिया लाखों इनाम, किसी से कोई इंप्रेस हो गया लाखों इनाम, क्योंकि बाप का खजाना रहता नहीं है, लुटा दो।
कौम का खजाना रहता है। लेकिन इसने कहा नहीं, ये भाई ये उम्मत की अमानत है, तो इसको नहीं लुटाया जा सकता। तो ये जो है इत्तेदाल से देता था, जिसकी जो अचीवमेंट है उतना ही इनाम देता था। लेकिन एक खूबी ये थी कि ये मुसलसल देता रहता था, इनाम इकराम से लोगों को खुश रखता था। यानी जो भी लॉ एंड ऑर्डर को पालन करता है, जो भी अच्छे कारनामे अंजाम देता है, तो उसको इनाम इकराम देता था, लेकिन एहतियात से देता था, बकदर ज़रूरत देता था। तो लिहाजा इसके पास जो है पैसा ज़्यादा रहता था, तो ज़्यादा लोगों को देता था, तो ज़्यादा लोग खुश रहते थे। अब फिर ये सौम सलाद का भी पाबंद था। तब बादशाह जो है सौम सलाद का पाबंद हो, और ये शराब वगैरह नहीं पीता था, और फिर इसमें भी नहीं लोग पीते थे। तो इस लिहाज से इनकी हुकूमत जो है, मतलब बहुत सारे लोग जो है मतलब खुश हो गए इनके दौर में। लेकिन हुआ क्या कि 4 ही 5 साल के बाद 1325 में जो है बंगाल को फतेह करके आ रहे थे, यानी बंगाल में कुछ बगावत वगैरह हो गई थी, तो फतेह करके आ रहे थे कि दिल्ली के पास जो है बाहर में बेटे से बोला कि तुम थोड़ा सा जो है बड़ा सा महल बनाओ, और फिर वहाँ पर जो है शानदार अंदाज में पहले मैं वहाँ पर ठहरूंगा, और उसके बाद एक जम्मे गफीर के साथ जो है दिल्ली में एंट्री लूंगा, ताकि वो सरदारों पर भाग बैठ जाए। तो उसने जो बेटे ने जल्दबाजी में 3 रोज में महल तैयार किया। तब 3 रोज में जो लकड़ी का महल तैयार हुआ, बांस खंबा वगैरह लगाकर, जैसे आप जानते हैं पूजा वगैरह में जो है बांस वगैरह का जो है लकड़ी का जो मंदिर बना देते हैं कपड़े वगैरह से। तब उसी में जो है कोई कील वगैरह जो है या कोई रस्सी वगैरह ढीली रह गई, ये बेचारा खाना खा रहा था कि अचानक जो है वो महल गिर गया, तो उससे दब करके जो है ये मर गया। तो इसको जो है कुदरत ने ज्यादा मौका नहीं दिया, समझे कि 1320 में बना है और 1325 में अचानक हादसे में इंतकाल हुआ। अब इसके बाद जो बना है वो इसका बेटा मोहम्मद तुगलक के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि बेटे का नाम था जूना खान या फिर लक़ब था उलुग खान, लेकिन इसने कहा कि मैं नाम रखूंगा मोहम्मद, और मोहम्मद तुगलक के नाम से ये मशहूर हुआ। तो इसको जो है काफी मौका मिला, 1325 से लेकर के 1351 26 साल हुकूमत करने का मौका। लेकिन ये जो है ये अजीब मतजाद किस्म का इंसान था। पूरे जो है समझे जितने भी दिल्ली सल्तनत के बादशाह हैं तकरीबन 40-50, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था। हाफिज कुरान था, शायर था, फिर जो अरबी भी जानता था, फारसी भी जानता था, राइटिंग लेटर बहुत अच्छी लिखता था, खत्तात था, सब कुछ था, लेकिन ओवर एम्बिशियस था। तो 10 साल तो बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल जो है इब्तिदाई 10 सालों में तो दिल्ली को उरूज पे पहुंचा दिया था, यानी बाप का तो जो पहुंचाया था उससे और भी आगे तरक्की ले गया। लेकिन इसके बाद ये एम्बिशियस वाला बड़ा बड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिया। रिस्क लेना शुरू किया तो किस्मत का जो है वो धनी नहीं था, वो जो जिसमें भी हाथ डालता था वो नुकसान ही होता था। तो नंबर 1 जो है आप देखेंगे कि इसने एक काम ये किया, इसके दिमाग में आया कि देखो केरला से लेकर के वहां तक कश्मीर तक, और इधर आसाम बंगाल से लेकर के इधर गुजरात तक, इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना दिल्ली में बैठ करके थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस लिहाज से क्या है कि बीच में जो है इंडिया के ज्योग्राफी के बीच में जो है अपना कैपिटल बनाते हैं, ताकि वहां से चारों तरफ निगाह रखने में आसानी हो सके। तो भाई कहने में सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होता तो वैसे नहीं है। तो इस लिहाज से जो है 1327 में यानी 25 में बना है, 2 साल के बाद इसने फैसला किया कि दारुस सल्तनत को दिल्ली से ट्रांसफर करके क्या कर दिया जाए, दौलताबाद कर दिया जाए और देवगिरी जाए। तो अब जो है फैसला कर लेता। अब आमतौर से होता क्या है कि होता यह है कि भाई किसी कैपिटल को मुंतकिल करना रहता है, बहुत सारे कैपिटल मुंतकिल हुए। पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे पहले कराची जो था वो था, फिर जो उसके बाद इस्लामाबाद बनाया गया, लेकिन काफी धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में लेकर के किया गया। इसने क्या किया कि औरत मर्द बूढ़े बच्चे अपाहिज वगैरह सब पर लाजिम कर दिया कि सबको दिल्ली से वहां जाना पड़ेगा हमारे साथ, मतलब डिट्टो कॉपी ये शहर यहां से उठ करके वहां पहुंच जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब किसी को पैसा है नहीं है, सामान है नहीं है, पैदल चलने की सलाहियत है नहीं है, नहीं जाना पड़ेगा। अब ये जिद्दी किस्म का था, जो कह दिया क्या दिया, तो बहुत ज्यादा जो नहीं जाना चाहता था उसको मारता पीटा, लेकिन ले गया किसी। अब समझिए दिल्ली से दौलताबाद कितनी दूर है, अब ले जाने को ले गया, लेकिन पता चला कि सोचा कि अब अच्छे से कंट्रोल करूंगा, दिल्ली में बगावत शुरू हो गई। वहां के जो है देखे उमरा लोग के जो है बादशाही गायब है, तो वहीं पर गुल खिलाना शुरू कर दिए लोग। तो वो इसको लगा कि अरे गलती हो गई। ये समझिए कि हम आज के प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल इसका मिलता जुलता है। रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, 8 बजे। तो समझिए कि वही जो है वो सोचा कि जो है इससे क्या होगा, काला धन आएगा। ये तो जो है काला धन भले जो है व्हाइट धन बन गया। तो इसको भी लगा कि गलती होगी। 10 साल के बाद फिर मनसूख कर दिया, यानी 1037 में। और फिर क्या किया कि अब चलो दौलताबाद से दिल्ली में रहेंगे। तो अब ये आने जाने में कितना नुकसान हुआ, तो पूरा इसका नुकसान हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एक डिसीजन लिया 1328 में। 1327 का डिसीजन बिल्कुल गलत किया। 1328 में एक डिसीजन लिया कि ईरान में जो है ये जो मंगोल
खानदान, ये चंगेज खान के खानदान वाले तबाही मचाते रहते थे, वो तो इंडिया में आकर के रुक जाते थे, लेकिन ईरान वगैरह में तबाही मचाते रहते थे। ईरानी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये एल खानी जो है, ये मंगोल का खानदान है, ये लोग हमको बहुत ज़्यादा सताते हैं, थोड़ा मदद करो, खाली तुम लोग आराम से, हम लोग परेशान हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लोग भी तैयारी करो, और एक बड़ी फौज लेकर के मैं आता हूँ और इसको मैं मजा चखाता हूँ, क्योंकि हम लोग तो अपना बॉर्डर सेफ कर लेते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ करके अपने भाइयों की मदद करने के लिए जाता हूँ। तब फौज तैयार करना, वो भी मंगोल से टकराना है, तो बड़ी तैयारी किया, बिल्कुल तैयारी हो गई। ऐन वक्त में वहाँ का जो गवर्नर था ईरान का बादशाह अबू सईद नाम का, उसने कहा अरे मैं टैकल कर लिया हूँ, अब आने की जरूरत नहीं। तो अब सोचा कि जाएंगे तो मंगोलों को हराएंगे, तो फिर उससे बहुत सारी दौलतें भी मिलेंगी, सब कुछ दोनों हो जाएगा काम। अब उधर से मना हो गया कि नहीं आइए मत। तो अब ये सारी तैयारी का जो खर्च था वो तो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। फौज तैयार करने में लाखों रुपए जो है सामान लगते हैं, लाखों की सैलरी देनी पड़ती है। अब ये कैंसिल बिल्कुल आखिरी टाइम में, तो अब ये जो है इसमें बेचारा बदकिस्मत रहा। 2 साल के बाद 1330 में जो है इसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि सिक्का जो है सोना चांदी का, उसको पिघलाने में ढालने में बड़े खर्च होते हैं, अब बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। इसने कहा सोना चांदी का सिक्का बंद करो, तांबे का बनाते हैं, वो जो है आसान रहेगा बनाना, तो फटाफट बनेगा, उसमें कॉस्ट कम आएगा। तो तांबे का सिक्का का तजुर्बा किया इसने, लेकिन लोगों ने क्या किया कि अपने घर में ढालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इजी मैथ था। तो अब यहाँ पे करेंसी खलत मलत हो गई। अब इसने अच्छा नहीं, कैंसिल करो कैंसिल करो। अब लोग जो है अपने घर से इतने करेंसी ले आए तो उसको वापस देने में हालत खराब हो गई। तो ये समझिए बिल्कुल आज ही का जो है ये प्राइम मिनिस्टर टाइप का था ये। तो 1330 में ये कहा कि नहीं, ये फिर से सोना चांदी वाला रहेगा, तांबा वाला कैंसिल। फिर जो है 1335 में क्या हुआ, कहत-साली ने इसको दबा दिया। कहत-साली आया तो अब यकीनी बात है खाने के वांदे आएंगे। अब इंडिया में जो सबसे जरखेज एरिया है वो है गंगा जमुना के बीच के जो मैदानी इलाका है, इधर से गंगा है, इधर से जमुना है, बीच में जो मैदानी इलाका है, इलाहाबाद में गंगा जमुना मिल जाते हैं। तो वहां पर जो एरिया है उसको द्वाब बोलते हैं, वो हमेशा ही फर्टिलाइजर रहता है, फर्टिलाइजर जमीन रहती है। अब वहां पर भारी टैक्स लगा दिया कि भाई ताकि इसकी भरपाई पूरे हिंदुस्तान में हो। अब वो अचानक जैसे उस पर लगाया कि वहां कहत-साली आ गई, उनके जो है मैशत चरमरा गई। तो अब वहां भी जो है बगावत शुरू होने लगे। तो ये सारे चीज जो है मतलब इसका 4-5 डिसीजन जो है ना लगातार इसको। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में बगावत हो गई। बंगाल में बगावत हुई तो अब इसको जब बंगाल में गया ठीक करने के लिए तो वो सब डरे नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो तकरीबन जो है 1,80,000 आदमी का कत्ल हुआ उसमें। अब उधर से ठीक हुआ कि फिर जो है वो जुनूब हिंद में माबर एक जगह का नाम है, वहां पर एक जो है मुसलमान की आजाद हुकूमत कायम हो गई 1935 में। कहा कि नहीं हम आपसे आजाद रहेंगे। इधर ये माबर में मुस्लिम आजाद हुकूमत हुई, तो विजयनगर में 1936 में गैर मुस्लिम आजाद हुकूमत कायम हो गई। ये जो तेलंगाना वगैरह है विजयनगर में, तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम आजाद हुकूमत हो गई। 47 आते आते जो है दक्कन में वो दिल्ली से आजादी का ऐलान कर दिया, हम भी आपके साथ नहीं हैं। तो अब बादशाह जैसे कमजोर होता है तो वैसे ही जो है सब लोग अपना चांस लेने लगते हैं। और दक्कन में बहमनी हुकूमत कायम हो गई। ये जो बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत ये सब जो है वो कौन कौन अलग हुए, काफी अलग हुए, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह इसका मामला क्या था कि एक जगह बगावत दबाता था, दूसरी जगह हो जाता, दूसरी तरफ करता था, तीसरी जगह हो जाता। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता रहता है और एक मरतबा अगर मामला डिसबैलेंस हुआ, एक बच्चे ने शोर मचाया और आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर एक को मारिएगा तो दूसरा चिल्लाएगा, दूसरे को मारिएगा, तीसरा चिल्लाएगा, मारते रहिए, कब तक मारते रहिए। वही हाल हो गया। आखिर में ये सिंध की बगावत को फरोग कर रहा था तो उसमें इंतकाल हो गया। अब इसकी वजह क्या थी, तो वजह तो बहुत सारी है। ओवर एम्बिशियस था, जिद्दी था, ये था जो ठान लेता था, किसी की नहीं सुनता था। लेकिन इसकी अगर डीप करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो बड़ी गलती क्या थी कि ये औलिया किराम को बहुत ज्यादा सताता था। ये औलिया किराम से पंगा ले लिया था। हुआ क्या था कि ये देखता था, अभी जो है आप देखेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बात शुरू हुई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में आए और 90,000 के करीब तकरीबन लोगों ने उनके हाथ पर ईमान कबूल किए। तो इधर कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी जमीन पर, और दिलों पर किसकी हुकूमत थी, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और इनको तो हिंदू और मुसलमान सब लाइक करते थे। फिर उनके जो है एक शागिर्द थे, तो उनको कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि उन्होंने दिल्ली में उनको कहा कि मैं अजमेर में हूं, तुम दिल्ली में चले जाओ। फिर उनके एक शागिर्द हुए बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, उसको मुल्तान में भेज दिए, पाकपटन में, वो वहां पर काम कर रहे थे। और फिर बाबा फरीदुद्दीन के जो गंजशकर है उनके शागिर्द थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे, खलीफा थे वो चिराग देहलवी, और चिराग देहलवी के शागिर्द बने हैं बंदा नवाज गेसुदराज। तो ये जो है आप, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि निजामुद्दीन औलिया जिनको महबूब इलाही कह भी कहते हैं, उनके जो रुतबा कल मैं बताया था कितना था कि 6 सुल्तानों का दौर वो देखें। गयासुद्दीन बलबल का भी जमाना वो देखे थे, फिर उनके बेटे केकुबाद का भी जमाना देखे थे,
फिर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भी जमाना देखे थे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भी जमाना देखे थे, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का भी जमाना देखे थे, और फिर ये गियासुद्दीन बलबल का इसका भी जो है तुगलक का भी जमाना देखे थे। और फिर निजामुद्दीन औलिया का किस साल इंतकाल हुआ है? वो 1325 में हुआ है। 1325 में गियासुद्दीन तुगलक का भी इंतकाल हुआ, 1325 में इनका भी हुआ। अब ये निजामुद्दीन औलिया का वैल्यू तो सब लोग जानते थे, और मैं बताया था कि एक बादशाह था जो आना चाहता था, आने नहीं देने। अब वो कौन बादशाह था कल मैं बताया नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी शाह का बादशाह था। यानी कितना पावरफुल बादशाह था कि जिसके सामने कोई पर नहीं मार सकता था। और वो ख्वाहिश जाहिर करता था कि मैं आना चाहता हूँ, तो उसको जो है वो निजामुद्दीन औलिया के जो है ख्वाहिश का पास लिहाज करना पड़ता था, क्योंकि इनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी दिलों पे हुकूमत है, इनके बदुआ में तासीर है, ये सब चीज़ें है। तो वो जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि ठीक है आप नहीं आते तो मैं आ जाऊंगा। आपने कहा नहीं, बादशाह वगैरह को आने की इजाज़त नहीं है हमारे। कहा अरे आप कैसे रोक सकते हैं, जैसे सब लोग आते वैसे मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो है बंदे ने जो है 2 दरवाजे रखे, एक दरवाजे से आकर दूसरे से मैं निकल के चला गया। तो फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया, कहा नहीं भाई इनको जो है ये बुजुर्ग आदमी है, इनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये इसको जो है मोहम्मद तुगलक देखा कि ये जो है गियासुद्दीन तुगलक के बाद ये बना है, निजामुद्दीन औलिया का दौर चला चुका। अब इनके बाद कौन बने, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा कौन बने हैं? चिराग देहलवी। चिराग देहलवी को सताना शुरू कर दिया। तो 2 तरह से जलील, एक तो ये कि दिल्ली से सेंटर हटाने की कोशिश की, यहां से किसी तरह तो खामखा के लोगों को कहते थे कि आप कश्मीर जाइए ना, वहां हुकुम दावत तबलीग का काम कीजिए, दिल्ली में क्यों बैठे हुए? भाई वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लोगों की सलाह करें, उनका जहां दिल जाता वहां करेंगे। आप कौन होते हैं उनको सजेस्ट करने वाले? लेकिन जबरदस्ती भेजता था आप जाओ कश्मीर, सिर्फ किस वजह से? दिल्ली खाली रहा कि सेंटर तुम्हारा नहीं बने। और नंबर 2, बड़े बड़े सूफिया को क्या करता था, अपनी खिदमत के लिए लगा देता था, ताकि उनको जो है वो लोग देखें तो इनकी इमेज कम है इनके। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है चिराग देहलवी, इनको कहा कि आप हमारे खादिम खास रहें, बादशाह हाकिम वक्त की खिदमत करना जो है ये इस्लाम में लाजिम, अतीउल्लाह व अती रसूल। अब उनको कहा कि काम क्या रहेगा, तो हमारा ड्रेसिंग क्या करेंगे आप? कहा मैं नहीं करूँगा। तो कहा जेल में, तो जेल भिजवा दी। फिर उनको बात समझ आ जाए ठीक है भाई मैं करूँगा। तो वो मरते दम तक, जब तक मरा तब तक वो उनके जो है दरबार में खादिम के तौर पर, ताकि अवाम उन्नास की निगाह में इनकी इमेज जो है ऊपर ना जाने पाए, हमारी इमेज बरकरार है। तो अब ये इस तरह से जो है अब बकिया जो कितने लोगों को थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया के बाद दिल्ली से फिर जो है ना ये सूफिया किराम पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए। फिर आपको जो गुलबर्गा में मिलेंगे, मुल्तान में मिलेंगे, जौनपुर में मिलेंगे, इधर मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, आपको दिल्ली में फिर कोई नहीं मिलेगा। दिल्ली में बहुत कम मिलेंगे, जबकि सेंटर कहाँ था? दिल्ली या अजमेर था। तो ये जो है ये बदमाशी किया, जिसकी वजह से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सजा दिया, और कुछ भी करता था तो उल्टा ही होता था। अब इसके इंतकाल के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो हुकूमत पे आया। तो हुकूमत में आया तो फिरोज शाह इसका बेटा नहीं था, चचाजाद भाई था, कजिन था। तो वो भी जो कितना आया 1351 से लेकर के 1338, ये 37 साल हुकूमत किया। ये तो कम ही किया था 26 साल, और ये 37 साल किया। ये बहुत अच्छा बादशाह था, यानी जैसे गियासुद्दीन तुगलक था वैसे ही ये भी था। ये खून रेजी को नापसंद करता था, खास तौर से जो है ना ये बंगाल की लड़ाई में जो 1,80,000 मरा था, तो अब यकीनी बात इंसान ही मरा है, तो इसका दिल रंजीदा हो गया था। क्या अब मैं खून खराबा नहीं कर सकता, अब जितने ही है ना उतने पे अगर हुकूमत अच्छी से कर लो ना तो बहुत बड़ी बात। क्योंकि हुकूमत का मकसद क्या है? लोगों को अदल इंसाफ दिलाओ, लोगों को आसानी फराहम करो, लोगों के जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्योंकि हुकूमत एक ताकत का नाम है, ताकत के जरिए से लोगों को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो लिहाजा इसने कहा कि आप फिर इसको बगावत, उसको जितने बगावत कर चुके हैं ना वो करने दो, मेरे पास जितना ना वो भी अभी बहुत है, इस पर भी अगर अच्छी हुकूमत में कर दो तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा इसने पॉलिसी बनाया कि मैं अब एक्सपेंड नहीं करूंगा, जो भी हुकूमत है उसी को अच्छे से मतलब चलाता हूँ। तो इसने सल्तनत को तौसी देने से तौबा कर ली कि हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब गियासुद्दीन तुगलक ने जो सल्तनत कायम किया था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में टूटने के बाद भी जो बचा था वो बहुत बड़ा। वो क्या था? दक्कन और जुनूब हिंद के बावजूद, यानी दक्कन निकल गया था, जुनूब हिंद विजयनगर वगैरह निकल गया था, फिर भी इनकी हुकूमत कहां से कहां तक थी? बंगाल से लेकर के दर्रे खैबर जो मुल्तान के पास, अब बंगाल जो है आसाम, वहां से लेकर वहां तक, अब कोहे हिमालय से लेकर के दरिया नर्मदा तक, कोहे हिमालय जो है कश्मीर, और वहां से लेकर दरिया नर्मदा ये उज्जैन में जो है, तो बहुत बड़ी सल्तनत है। तो इसने जो है कोशिश किया कि अवाम उन्नास जो हमारे एरिया में है, टेरिटरी में, उसमें अवाम उन्नास को जो खुशहाली देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये कामयाब हो गया है, अवाम को राहत पहुंचाने में बिल्कुल कामयाब हो गया। और इसने जो है नहरें जो है बहुत ज़्यादा खुलवाएं, और फिर शिफा खाने बनवाएं, और फिर जो है मतलब समझिए कि आज के दौर में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, जो वेलफेयर स्टेट चलाते हैं, जॉबलेस लोगों का, इसका जिसकी शादी वगैरह नहीं हो रही है उसका, वो सारा काम समझिए कि फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया।
और फिर इसने नए नए शहर वगैरह जो बसाने शुरू किए, 300 शहर तकरीबन बसाए ये फिरोज शाह कोटला वगैरह जो है, जो अरुण जेटली के नाम पे डाल दिया गया है, ये इसी का बसाया हुआ है। तो ये सब जो गलत बात है, तारीख के निशानात को नहीं मिटा सकते ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, लेकिन इसको समझ ही में ना आता कि तारीख क्या चीज है। तो ये जो है जौनपुर जो है, ये फिरोज शाह ने बनाया था। तो फिरोज शाह जो है किसके नाम पे बना था? जूना जो है ये मोहम्मद तुगलक का नाम था। तो ये अपने चचेरे भाई के नाम पर जौनपुर बसाया था। और जौनपुर इतनी तरक्की कर गया था कि शाहजहां जो मुगल बादशाह था, ये इसको शिराज हिंद कहा करता था। तो जौनपुर के बगल में आजमगढ़ वगैरह है, सराय मीर वगैरह है, इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था। और फिर ये जब इसके दौर में जब सूफिया के राम पे जो है जुल्म ज्यादती हुई है, तो सब लोग भाग भाग करके जो है इधर उधर चले गए, तो इधर ही आ गए थे। फिर फिरोजपुर वगैरह, मतलब बहुत सारे शहर इसने तामे। फिर जो है नहर वगैरह, समझिए कि दिल्ली से बाहर जो है, मतलब दिल्ली एनसीआर में जो है 1200 बागात लगवाए थे। तो ये समझिए कि इरिगेशन सिस्टम या फिर जो है ज़राअत, पहले ज़माने में तो यकीन बात कारखाने वगैरह तो होते नहीं थे, जो भी आमदनी का सोर्स है वो खेत खलियान उपजाऊ वगैरह किसानी। तो इसके दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई, इतनी ज़्यादा खुशहाली आई, और लोग इससे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के दौर में इस्लाम लोगों ने कबूल किया है ना, तो इसी के दौर में किया, फिरोज शाह तुगलक के दौर में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1388 में इसका इंतकाल हो गया। हर आदमी को जाना है। अब इसके बाद जो है इसके जानशी जो है फिर लायक नहीं, समझिए कि 6 साल के अंदर में ये आपस में लड़ना शुरू कर दिए। 3 बादशाह जो है आए गए। तो इसके बाद जो है गियासुद्दीन दोम नाम का आदमी जो है वो आया, और एक ही साल में वो चला गया, यानी 1388 से लेकर के 1389 तक। फिर आपस में लड़ाई शुरू रही। तो अबू बकर नाम का आदमी आया, वो 89 से 90 तक रहा, वो भी चला गया। उसके बाद जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद आया, अब वो जो है 90 से 94, 4 साल का। तो कितने बादशाह हो गए? 6 हो गए। 7वां आया है जो आखिर है, वो कौन था? महमूद तुगलक। एक मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, ये महमूद तुगलक। ये जो है 1394 से आया है, और फिर 1413 में इसका इंतकाल हुआ। तब इसके दौर में क्या हो गया था कि ये जो 6 साल जो खाना जंगी चली है 88 से लेकर के 94 तक, और फिर उसके बाद जो है महमूद आया, इसमें जो है दिल्ली के चूल्हे हिल गए। कुछ तो इसके दौर में ये हो गया था, दक्कन और जुनूब हिंद इसके दौर में चला गया था, लेकिन किसी तरह फिरोज शाह ने संभाला। अब फिरोज शाह कितना संभाला? जितना बचा था उतना ही को संभाला, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां से बंगाल से लेकर के दरिया खैबर तक, अब कोहे हिमालय से लेकर के दरिया नर्मदा तक इतना बहुत है। लेकिन ये लोग आपस में लड़ करके 6 साल में पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में ही अलग अलग जो है वो सूबे कायम हो गए। गुजरात में अलग, मालवा में अलग, मुल्तान में अलग, हर जगह अलग। यहाँ तक के 4 साल के बाद जो है 1398 में कुदरत का बड़ा झटका लगा। अब वो क्या लगा? तैमूर लंग ने हमला कर दिया इंडिया पे। कितने में? 1398। अब उसने तो ईंट से ईंट बजा दी। तैमूर लंग वैसे ही दिल्ली को तबाह बर्बाद किया जैसे कि जो है हिलाकू खान ने बगदाद को किया था, और चंगेज खान ने अस्फहान ईरान को किया। एक ईंट सलामत नहीं रही। अब ये महमूद खान जो था वो देखा हिलाकू खान आया है, छोड़ करके भाग के चला गया गुजरात। आवाम उन्नास को रहम करम पे छोड़ दिया। तो क्या करता? वो एक ईंट भी सलामत नहीं रहने दिया, दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर 4 ही 5 दिन में जो है तैमूर तो लगभग हवा का झोंका था। वो तो जो भी मंगोल आते थे तो हवा के झोंके तरह आते थे, वो खुद घर नहीं बनाते थे, वो क्या सल्तनत कायम करें। वो चले गए। जाने के बाद जो है ना खाली वहां पर जो है पंजाब में जो है अपना एक सूबेदार को कायम किया, उसका नाम था खिजर खान। खान वगैरह बहुत, खिजर नाम ज्यादा है, खिजर खान था। अब जो है महमूद तुगलक और खिजर खान की लड़ाई, ये गुजरात भाग गया था, लेकिन तैमूर लंग जो वापस गया, चला गया, तो फिर ये गुजरात से आगे भाई नहीं मैं बादशाह तो नहीं था ना, तो वो आ गया। तो अब खिजर खान और महमूद तुगलक में लड़ाई शुरू हुई। तो लड़ाई होती रही। अब खिजर खान कहा कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका कहना यह था कि मुझे तैमूर लंग ने अपना जानशी बनाया है। अब तैमूर लंग तो चला गया, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद जो उसका जानशी बना था शाहरुख खान, तो उसका मैं जानशी हूं, उसका सूबेदार हूं मैं पंजाब का। तो लिहाजा अब उसकी दौर चल रही है तो मेरी हुकूमत होनी चाहिए। तो दोनों में लड़ाई होती रही, यहां तक कि जो है खिजर खान ने जो है वो महमूद तुगलक को 1413 में मार दिया, या उसका इंतकाल हो गया। अब फिर 1414 में खिजर खान ने दिल्ली पर हमला करके कब्जा कर लिया। तो ये किस तरह दावेदार था? इसका कहना यह था कि मैं किसका सूबेदार हूं? पंजाब का। किसका? शाहरुख खान का। शाहरुख खान किसका जानशी है?
तैमूर लंका। तो इसके वजह से अब मैं हुकूमत करने का जो है मजाज। तो अब फाइट हुई महमूद तुगलक में और खिज़र खान में, लेकिन 1413 में वो महमूद तुगलक का इंतकाल हो गया। तो इसको जो बिल्कुल दिल्ली खाली मिला, तो ये जो है वो फ़ौरन चढ़ाई कर दिया और एक ही साल में 1414 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी डायनेस्टी को कहते हैं सैयद खानदान। ये अपने आप को कहता था कि मैं आले रसूल का औलाद, मैं सादात में से। तो लोगों ने कहा जो कहते हैं आप ठीक है। अब देखिए तैमूर का जो है ये है गवर्नर जानिश, अब कहता आले रसूल का हूं मैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, तो आप सैयद में से हैं, तो सैयद खानदान। तो इसके जो खानदान में से जो है 37 साल इसकी हुकूमत रही, 1414 से लेकर के 1451 तक। तो इसके 4 हुक्मरान हुए और उसके बाद जो है आखिर जो इसका हुक्मरान था तो शाह आलम नाम था उसका, तो उसको जो है बहलोल लोधी ने ख़त्म करके वहाँ पर लोधी डायनेस्टी ले आए। अब वो फिर जो है 1451 से लेकर के 1526 तक बाबर उसको पानीपत में हरा देगा। तो इंशाल्लाह कल जो है ये दोनों खानदान छोटा छोटा है, तो एक लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, यानी सैयद खानदान और लोधी खानदान। तो इस लिहाज से हम लोग 3 खानदान मुकम्मल कर लिए, एक गुलाम खानदान, एक खिलजी खानदान और आज जो देखे वो तुगलक खानदान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक बात जानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।